बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 21 होगा और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 22 तक सॉल्व करेंगे। ये सेकंड ईयर की फिज़िक्स है, फेडरल और केपीके कोर्स है। तो चलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। Conceptual question number 18. Why don't we observe the Compton's effect with visible light? Students, question number 18 में पूछा हुआ है why don't we observe the Compton effect with visible light? तो विजिबल लाइट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, किसी मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं तो कॉम्पटन इफेक्ट आपको नहीं मिलता, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाता है। इसकी क्या रीज़न है? विजिबल लाइट से क्यों कॉम्पटन इफेक्ट नहीं मिलता, इससे हायर एनर्जी से मिलता है? तो इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आपके पास कोई एटम है जिसके ऊपर आप विजिबल लाइट स्ट्राइक करा रहे हैं। तो होता क्या है कि इसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रॉन के साथ ये फोटॉन जो है, विजिबल लाइट का फोटॉन इसके साथ टकराता है और सारी की सारी एनर्जी इसको दे देता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है स्पेस में रिलीज़ हो जाता है। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो लाइट का फोटॉन है वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, उसके बाद इसकी कोई एनर्जी नहीं बचती। इस वजह से जो फोटॉन है, लाइट का फोटॉन है, विजिबल लाइट का, वो कम्प्लीटली डाई ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है, वो आपको कहीं भी बाकी नज़र नहीं आता। अगर आप इससे हाई एनर्जी का फोटॉन यूज़ करेंगे, यानी एक्स रेज वगैरह का, तो एक्स रे का फोटॉन जब आप स्ट्राइक करेंगे किसी भी पार्टिकल के ऊपर, किसी एटम के ऊपर, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, फोटॉन टकराता है और उसके बाद अपनी एनर्जी कुछ इसको दे देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है रिकॉयल हो जाता है किसी एक डायरेक्शन में। और अभी एनर्जी इसको देने के बाद, इलेक्ट्रॉन को रिकॉयल करने के बाद भी इसकी एनर्जी इतनी बच जाती है कि वो कम एनर्जी के साथ, यानी ग्रेटर वेवलेंथ के साथ स्कैटर हो जाता है किसी दूसरी डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं कि ये जी थीटा एंगल के साथ स्कैटर हुआ है, स्कैटरिंग एंगल। और जिसमें वो एंगल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हुआ है उसको रिकॉयल एंगल कहते हैं। तो रीज़न क्या है कि विजिबल लाइट जो है उसकी एनर्जी कम होती है। विजिबल लाइट का फोटॉन है, उसकी एनर्जी कम होती है, वो एटम से टकराता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद ख़त्म हो जाता है। जबकि इससे हायर एनर्जी का फोटॉन, यानी एक्स रेज का फोटॉन जब हम यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देने के बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी बच जाती है, जिसकी वजह से आपको फोटॉन भी मिलता है बट विद ग्रेटर वेवलेंथ एंड लोअर एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन भी रिकॉयल हुआ हुआ आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर हो जाता है। इसको यूँ लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पटन इफेक्ट इज़ मच ग्रेटर दैन विजिबल लाइट फोटॉन। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए एनर्जी चाहिए वो विजिबल लाइट के फोटॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होती। इसका सिंपल ये बनता है और आप ये लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट फोटॉन इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए आपको जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको विजिबल लाइट फोटॉन नज़र नहीं आता, वो गायब हुआ होता है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटॉन रिकॉइल्स द इलेक्ट्रॉन एंड द फोटॉन इज स्कैटर्ड विद रिमेनिंग एनर्जी। तो ये क्या है? दिस इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट ब्रैकेट में इस तरह कॉम्पटन इफेक्ट लिख सकते हैं, और इस तरह ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है इसके साथ आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास लिखने के लिए पॉइंट कम बने और क्वेश्चन के नंबर आप देखें कि नंबर ज़्यादा हैं और आपके पास लिखने के लिए कम है, तो इसकी डायग्राम बनानी आसान है, तो इसके साथ डायग्राम बना दीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक डायग्राम बना दें और एक कॉम्पटन इफेक्ट की डायग्राम बना दें, और ये 3 पॉइंट आप लिख दें तो आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। Conceptual question number 19. If the following particles all have the same kinetic energy, which has the shortest wavelength?
electron, alpha particle, neutron and proton. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया है कि इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी है कुछ पार्टिकल्स की, वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो यानी सेम स्पीड हो तो इनमें से शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होगी? तो इसका सिंपल जवाब तो ये है कि शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो अल्फा पार्टिकल की होगी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट कोई ज़्यादा हैवी होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल वे हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसके बाद हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ड्यू टू हैविंग ग्रेटेस्ट मास। इनमें सबसे ज़्यादा मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का है। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है इलेक्ट्रॉन से तो हैवी हैं बट दोनों का मास तकरीबन सेम सेम है, जबकि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास का तकरीबन 4 टाइम्स होता है या प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। तो अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसको प्रूव कर लेते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की मदद से। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा किसके बराबर होता है? h/p के, और p किसके बराबर होगा? p को हम पुट करते हैं h/mv के। तो ये रिलेशन हमने किस टर्म में लेकर आना है? काइनेटिक एनर्जी, मास और वेवलेंथ की टर्म में लेकर आना है। तो अभी हमारे पास क्या है? ये मोमेंटम और वेवलेंथ की टर्म में है ये रिलेशन, ये फार्मूला। तो अभी हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी भी लेकर आनी है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है, काइनेटिक एनर्जी उसके बराबर होगी हाफ mv स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? उसके पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बराबर होगी। चार्ज जो भी जिस पार्टिकल का चार्ज होगा उसके, अगर अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है। अलबत्ता ये वाला रिलेशन न्यूट्रॉन के लिए वैलिड इसलिए नहीं है कि न्यूट्रॉन को हम एक्सेलरेट पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से नहीं करते, उसके लिए उसको किसी और तरीके से एक्सेलरेट करेंगे और उस काइनेटिक एनर्जी उसकी डिफरेंट तरीके से पुट करेंगे। बट हम जनरल कर रहे हैं तो तीन पार्टिकल्स इसमें आ रहे हैं, तो हम इसी रिलेशन को फॉलो करते हैं और काइनेटिक एनर्जी हम पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को इसको 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ये काम हम बारहा कर चुके हैं, तो इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। 2ve, और अभी दोनों साइडों से m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m² v² 2mve हो जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो mv किसके बराबर हो जाएगा? 2mve के बराबर हो जाएगा। ये ve आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब हम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं, वापस पुट कर सकते हैं हम। mv इज़ इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाई ke। ये अगर आप न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे, न्यूट्रॉन को जिस तरीके से आप एक्सेलरेट करेंगे तो उसका भी रिलेशन फाइनल ऐसा ही बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस ये उठा के इसके अंदर ये प्लग इन कर दें आप, तो लेम्डा आ जाएगा किसके इक्वल? h/2m ke और इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है इसमें हमारे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए, लेम्डा भी आ गए, वेवलेंथ और मास भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। तो हमने किसके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है? लेम्डा के और मास के दरमियान। काइनेटिक एनर्जी हमें वैसे कांस्टेंट दी हुई है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा क्या है? 2 कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और h कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट्स अलग कर दें तो आपको समझ आ जाएगी। लेम्डा इज़ इक्वल टू h/2 स्क्वायर रूट 2ke का स्क्वायर रूट, ये कांस्टेंट है। उसके बाद बच क्या गया? 1/m स्क्वायर रूट, ये बच गया। तो ये सारा कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। लेम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो यहाँ से क्या पता
चल रहा है कि अगर हम मास को बढ़ा दें तो लैम्डा यानी वेवलेंथ जो है शॉर्टर हो जाएगी। मास को अगर कम कर दें, मास को हम अगर कम कर देंगे तो लैम्डा बढ़ जाएगा। तो इसमें जो आपको पार्टिकल्स गिवन हैं उसमें सबसे ज़्यादा मास किसका है? सबसे ज़्यादा मास है अल्फ़ा पार्टिकल्स का। तो अल्फ़ा यानी मास किसका? अल्फ़ा का। एम अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस वजह से जो लैम्डा होगा किसका शॉर्टर होगा? उसका अल्फ़ा पार्टिकल का शॉर्टर होगा। तो लैम्डा अल्फ़ा इज़ लेस देन लैम्डा ई, लैम्डा पी और लैम्डा एन, एन से न्यूट्रॉन। तो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है? अल्फ़ा की। Conceptual question number 20. If an electron and a proton have the same de Broglie wavelength, which particle has greater speed? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की de Broglie वेवलेंथ जो है सेम है, सेम de Broglie वेवलेंथ। तो विच हैव ग्रेटर स्पीड? अब स्पीड ज़्यादा किसकी? ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी चेंज करके किया है कि अब सेम क्या चीज़ है? पहले काइनेटिक एनर्जी सेम थी यानी स्पीड सेम थी, तो हमें वेवलेंथ सॉल्व करनी थी। वेवलेंथ में क्या डिफरेंस आ रहा है? अब उन्होंने ये कहा है, ये पूछा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वेवलेंथ सेम हो तो फिर स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरीके से सॉल्व होगा, de Broglie हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। लैम्डा इज़ इक्वल टू h अपॉन p, और p किसके बराबर होता है? mv के, h अपॉन mv के। तो यहाँ हमें लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का हमने रिलेशन निकालना है मास के साथ। तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, v यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा? h अपॉन m लैम्डा। अब इसमें लैम्डा कांस्टेंट और कांस्टेंट है क्या चीज़? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, दोनों को जो कांस्टेंट से सेपरेट करें तो वेलोसिटी का रिलेशन मास के साथ आ जाएगा। तो h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन m। अब ये h भी कांस्टेंट है और वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, यानी वेवलेंथ दोनों की सेम है, तो इसलिए कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो ये रिलेशन क्या बनता है? वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसका मतलब क्या बना कि अगर हम बढ़ा देते हैं वेलोसिटी को, मास को बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर मास को कम कर देते हैं, मास को अगर हम कम कर देंगे, मास कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस सूरत में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हैवियर है। मास ऑफ प्रोटॉन एम पी इज़ ग्रेटर देन एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो यहाँ देखें, मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो शुरू में आपने स्टेटमेंट देनी है, फाइनल स्टेटमेंट शुरू में लिख देनी है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद आपने नीचे लिख देना है कि अप्लाइंग de Broglie एक्सप्लेनेशन का हेडिंग दें कि एक्सप्लेनेशन अप्लाइंग de Broglie हाइपोथेसिस, और उसके बाद ये सारी डेरिवेशन करने के बाद यहाँ तक पहुँचें और आगे जो रिज़ल्ट है उसको दोबारा फिर आप इंग्लिश में लिख दें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हार्मफुल टू स्किन व्हाइल विजिबल लाइट इज नॉट। स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्यों हार्मफुल हैं स्किन के लिए, जबकि विजिबल लाइट जो है स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है।
इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये तकरीबन रिपीट हुआ है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, तो इसलिए हम इसको शार्ट एक्सप्लेन करेंगे। आपने वही पहले वाला क्वेश्चन निकाल के देख लेना है, शार्ट क्वेश्चंस में पीछे कहीं गुजर चुका है ये। तो सवाल ये है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्किन के लिए क्यों डेंजरस हैं, जबकि विजिबल लाइट जो है स्किन के लिए इतनी डेंजरस नहीं है। तो आंसर इसका ये है कि विजिबल लाइट जो है उसकी एनर्जी कम होती है। विजिबल लाइट की एनर्जी इतनी कम होती है कि वो स्किन के साथ, स्किन की टिश्यूज़ के साथ, ये अगर स्किन के सेल्स हों तो सेल के ऊपर लाइट अगर पड़ती है तो ये उनको आयनाइज नहीं कर सकती, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती। हमें ये पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होते हैं सरफेस ऑफ मेटल से। आपकी स्किन मेटल नहीं है, स्किन के पार्टिकल्स को स्किन के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको ये आयोनाइज नहीं कर सकती, केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी केमिकल रिएक्शन का बायस नहीं बन सकती विजिबल लाइट। ठीक है जी, तो इसलिए जो विजिबल लाइट है वो स्किन के लिए डेंजरस नहीं है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो डीएनए के जो एटम्स हैं उनको आयोनाइज कर देती है। जब वो आयोनाइज हो जाते हैं तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं, वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर कोई और प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो वो डीएनए आपका नहीं रहता, उसके अंदर ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा पावर रखते हैं कि आपकी स्किन के साथ रिएक्शन को रिएक्टिव बना दें, स्किन रिएक्टिव बन जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, डीएनए के अपने मॉलिक्यूल से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके, यानी आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डीएनए की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ड्यू टू हैविंग हाई एनर्जी फोटॉन्स वो डेंजरस है स्किन के लिए, जबकि विजिबल लाइट जो है वो कुछ लोअर एनर्जी रीजन में आते हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। 2 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, जो एक्सप्लेन किए वही लिखा है। विजिबल लाइट फोटॉन्स हैव टू लो एनर्जी टू आयोनाइज द डीएनए एटम्स ऑफ द स्किन, आप लिख सकते हैं आगे स्किन। और दूसरा पॉइंट है अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स हैव इनफ एनर्जी टू आयोनाइज द एटम्स ऑफ डीएनए इन द स्किन एंड मेक इट रिएक्टिव। Conceptual question number 22. An incandescent light bulb is connected to a dimmer switch. When the bulb operates at full power, it appears white, but as it dimmed, it looks more and more red. Explain. Last question है question number 22. An incandescent light bulb is connected with dimmer. एक इनकेंडिसेंट बल्ब है जिसको डिमर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब इस डिमर को आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो तो जब ये फुल ऑपरेट करता है फुल पावर के ऊपर, व्हेन इट ऑपरेट्स एट फुल पावर इट अपीयर्स वाइट। जब ये फुल ऑपरेट करता है, फुल पावर पे ऑपरेट कर रहा होता है, तो ये वाइट नज़र आता है। जैसे आप डिमर को मूव करते जाते हो तो उसकी पावर कम होती जाती है, तो ये फिर रेड होता जाता है, मोर इट बिकम्स मोर रेड, बट इट इज़ एज इट इज़ डिम्ड इट लुक्स मोर एंड मोर रेड। जब ये डिम होता जाएगा तो ये ज़्यादा ज़्यादा रेड होता जाएगा। तो इसकी रीज़न क्या है? तो एक बल्ब है जिसके अंदर फिलामेंट लगा हुआ है, तो इस फिलामेंट को जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स प्रोवाइड करते हो यहाँ पे, तो ये ग्लो करना शुरू कर देता है। तो 2 बातें हैं, एक इसकी विजिबिलिटी से रिलेटेड है और एक इसकी जो ब्राइटनेस से रिलेटेड है। विजिबिलिटी जो है किससे रिलेटेड है? विजिबिलिटी इसकी रिलेटेड है फ्रिक्वेंसी के साथ, और ब्राइटनेस रिलेटेड है नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको कंट्रोल करते हो, जब ये फुल पावर पे होता है तो ये वाइट दिखता है। दिस इज़ नॉट ब्राइटनेस, दिस इज़ विजिबिलिटी। ठीक है ना? तो चक्कर क्या है यहाँ पे, जब आप इसको फुल पावर ऑपरेट करते हो तो ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। P इज़ इक्वल टू I²R, ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज़ होती है। इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसमें जो रिलीज़ होने वाली रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो
हायर शॉर्टर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जिस तरह के आपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखी है, तो विजिबल रीजन के अंदर आ जाता है इसका लैम्डा मैक्स विजिबल रीजन के अंदर आ जाता है जब फुल पावर के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए आपको ये वाइट दिखता है, ठीक है ना। जैसे आप इसकी पावर कम कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हो डिमर के साथ, तो होता क्या है कि आप इसमें से करंट को कंट्रोल कर देते हो। करंट कंट्रोल करने की वजह से पावर कम हो जाती है, पावर कम होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो इसमें जो रिलीज़ होने वाली रेडिएशंस हैं, तो उनका लैम्डा मैक्स जो है, यानी हाई इंटेंसिटी वाला लैम्डा जो है वो चेंज हो जाता है। वो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? वो रेड की तरफ शिफ्ट होने लगता है। आपको ये सारा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको इसका टेम्परेचर पता, थर्मामीटर रखें तो और टेम्परेचर का आप नोट करते जाएं, उसको केल्विन में कन्वर्ट करें और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर पुट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर है तो अब ये कलर आ रहा है, और ये टेम्परेचर है तो ये कलर आ रहा है। तो लैम्डा मैक्स वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.2898 मीटर केल्विन। इसके अंदर आप पुट करें और इसको लैम्डा मैक्स को यहाँ रहने दें और टेम्परेचर आप 2898 डिवाइडेड बाई टी। अब आप ऐसा करें, जब फुल पावर पे ऑपरेट हो तो इसके साथ आप एक थर्मामीटर रखें और इसका टेम्परेचर नोट करें, केल्विन में कन्वर्ट करें और इसके बाद इस फार्मूले में पुट कर दें और फिर लैम्डा मैक्स देखें तो ये आपको जो क्वेश्चन में बताया हुआ है उसी वेवलेंथ की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। फिर इसकी पावर आप कम से कम रख दें और उस वक्त आप इसका टेम्परेचर नोट करें। जब टेम्परेचर आप नोट कर लेंगे तो टेम्परेचर इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको ये लैम्डा मैक्स जो है वो रेड की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी? यानी ज़्यादातर एनर्जी जो हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस हैं, अब वो किस तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं? वो रेड की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो हाई इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट होती जाती हैं? हाई एनर्जी की फ्रिक्वेंसी, हायर इंटेंसिटी की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ जाती हैं जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर कम करते हैं तो हायर इंटेंसिटी की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, यानी रेड की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने तो इस तरह का पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं कि पॉइंट में लिखें, आप इसको पैराग्राफ में कहानी बना के लिख दें। डायग्राम इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का हवाला दें और आप इस तरह से देख रहे हैं कि अगर हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक देखें तो ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ये कहानी किस वजह से हो रही है ऐसा? क्योंकि पावर की वजह से जब हम करंट कंट्रोल करते हैं तो करंट कंट्रोल करने की वजह से पावर डिसिपेशन कंट्रोल होती है और उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अक्सर ये कहानी होती है। तो आप इस तरह से एक राम कथा बना के तो इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।